तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टारगेट रखा है एक नया जो आपको कंप्लीट करना है। और उससे पहले यहाँ पर जो हमारे पहले टारगेट थे, जैसे प्रैक्टिस सेट 3 का ये था, प्रैक्टिस सेट हमारा 4 का ये था, है ना। और प्रैक्टिस सेट 5 का टारगेट जो आज हमारा टेस्ट है वो ये था। तो 27 तारीख को हमारा टेस्ट होना था, एक दिन थोड़ा लेट है जैसे कि हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक से आज एक टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। ये सभी टॉपिक यहाँ पर होंगे। आपको सेल्फ स्टडी करना था, उसके बाद आपको यहाँ पर 100 नंबर का टेस्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, 25 अप्रैल 2023 का हमारा टारगेट ये था। 27 का 28 का हमारा ये वाला है जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। और 1 या 2 मई को जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट टेस्ट का, वो ये सभी टॉपिक है। तो यहां पर हम टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, यानी इन चीजों को हम देखने वाले हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपका ये टेस्ट होगा। और यहां पर लोकोक्ति, मुहावरे, ये सभी टॉपिक आपके सामने रखे हुए हैं। बाकी आकृति गिनना, संविधान के अनुच्छेद, जनगणना, बौद्ध और जैन धर्म, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इन सभी टॉपिक से 100 नंबर का टेस्ट होगा, जो टेस्ट नंबर हमारा 6 होगा। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट ये 5 है। तो जुड़ जाइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ पर इसकी क्वेश्चन पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आंसर पीडीएफ दोस्तों कुछ समय के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देंगे, समय थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जहां किसी सामान्य बात को विशेष बात से तथा विशेष बात को सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर देखना है। जहां किसी सामान्य बात को विशेष बात से और विशेष बात को सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां पर दोस्तों अर्थांतरास जो अलंकार है वह होता है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहां पर अन्योक्ति, विशेषोक्ति और प्रतीप अलंकार में देखिए, प्रतीप का तो मतलब उल्टा हो गया, इसे छोड़ दीजिए। प्रतीप का मतलब विपरीत होता है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं अन्योक्ति अलंकार में। अन्योक्ति अलंकार कहां पर होता है, जहां पर क्या होता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को लक्ष्य कर, देखिए यहां पर क्या होता है, इस अलंकार में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, जो भी चीज है, इस व्यक्ति को लक्ष्य कर किसी और चीज का यहां पर क्या किया जाता है, टारगेट दिया जाता है, यानी किसी और चीज के लिए कही जाती है। मतलब देखिए, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और विशेषोक्ति अलंकार की बात करें तो बताइएगा जरा क्या होता है। तो जी हां, जहां कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है, परिभाषा से संबंधित प्रश्न अलंकार से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है, गलत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। गलत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए, उद्धन डयन नहीं होगा, ये उत्धन डयन होगा। उत्त आएगा, देखिए दोस्तों उत्त, ठीक है, उद्डयन, उत्धन डयन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यण संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। यण संधि का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है, देखिए पढ़िएगा इसे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक में नहीं मिलेगा। देखिए स्वैच्छिक की जब हम बात करते हैं ना, स्वैच्छिक की बात करते हैं तो ये होता है स्व धन ऐच्छिक, स्व धन ऐच्छिक। और देखिए यहां पर देखिए स्व आ और यहां पर ए, तो ये क्या हो गया है, आए, यानी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर वृद्धि हुई है, वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। बाकी सभी की बात करें, परिधन आवरण, है ना, यहां पर अनुएक्षण की बात करें, अनुधन ऐषण, तो वाह बन रहा है, कहीं पर या बन रहा है, तो निश्चित ही अनुसंधि होते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 का आंसर दीजिए और 6 का भी दीजिए। दसम स्कंद नामक रचना के रचयिता कौन है। दसम स्कंद नामक रचयिता कौन है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा सी, सूरदास, यहां पर यह सही आंसर है। और सूरदास जी के बारे में एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कीजिए। 1478 में जन्म होता है, 1583 में इनकी मृत्यु होती है। रेणुका क्षेत्र आगरा में इनका जन्म होता है, कहीं पर सीही भी लिखा गया है, दिल्ली के जो निकट है। रामदास इनके पिता का नाम था, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। ब्रजभाषा का वाल्मीकि, पुष्टिमार्ग का जहाज, अष्टछाप के कवि, वात्सल रस का सम्राट, ये इनके सभी उपनाम है। भरमर गीत इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो सूरसागर से ली गई है। सूर सरावरी, साहित्यलेरी, नल दमयंती, दसम स्कंद इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए यहां पर ये चीज हमने बहुत बार आपको पढ़ा दी है, अब इतनी बार पढ़ा दी है कि ये चीज अब जल्दी जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जल्दी रिवीजन करना है। यण संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, यण संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वल्प, स्वच्छ, स्वांग और स्वागत,
तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको मिलेगा, स्वांग मिलेगा। आपने पहले भी आंसर देख लिया है, चेक कर लिया है। स्वांग की बात करते हैं, स्व धन अंग से बना है स्वांग। तो स्वंग स्व धन अंग से बना है, अधन आ से आ बना है, तो निश्चित ही ये दीर्घ संधि है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, आपको कुल फैक्ट ध्यान रख लेने हैं। खिली हुई सी हवा आई, जहां पर आपको सी दिख गया है तो समझ आएगा ये उपमा अलंकार है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पंजाब, पंजाब का संधि विच्छेद क्या होगा पंजाब का? तो पंजाब का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पंच धन आब होगा। ये पंच नहीं होगा, ये गलत हो गया है, पंच धन आब ये यहां पर सही है, पंच धन आब यहां पर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? देखिए शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार बार बार आपने पढ़े होंगे। तो यहां पर क्या है कि शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा नहीं है? वीपसा, वक्रोक्ति, श्लेष। देखिए यमक अलंकार सबको पता है कि ये श्लेष अलंकार, ये क्या है? शब्द अलंकार है। इसके अलावा शब्द अलंकार नहीं, शब्द का जहां पर अलंकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, शब्दों के यहां पर सौंदर्य के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यमक अलंकार हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो गया है, ये तो सभी जानते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बीपसा, वक्रोक्ति और श्लेष में, तो ये सभी है, उत्प्रेक्षा नहीं है, ये अर्थ अलंकार है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पूत शपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय? तो देखो दोस्तों, यहां पर अलंकार देखना है और ये कई बार रिपीट हो चुके हैं कई दूसरे एग्जाम में, दूसरे स्टेट के एग्जाम में, और इसका आंसर है लाटानुप्रास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। देखिए कंप्लीट 100 क्वेश्चन करने अटेंड, कंप्लीट 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। प्रैक्टिस सेट यहां पर 5 है, आपने जो पढ़ा था उसका यहां पर प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो यहां दोस्तों देखिए, स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि होता है ना। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ होता है, यण होता है, गुण होता है, अयाद्य होता है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? स्वर संधि के प्रकार होते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महर्षि में कौन सी संधि होगी? महर्षि में कौन सी संधि होगी? महधन ऋषि। तो देखिए दोस्तों, महर्षि में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 11। तो जी हाँ, यहां पर आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, आद गुण। देखिए महधन ऋषि से बन रहा है, आ धन यहां पर री से बना है, तो अर बन गया, महर अर, महर्षि अर। तो अर क्या होता है? ये गुण में परिवर्तन हुआ है, यानी जब आ के बाद री या दूसरा स्वर आया है तो उसके बाद क्या बना है? ये अर में कन्वर्ट हुआ है। अर में यानी उसका जो गुण है वो चेंज हुआ है, और गुण चेंज होने का मतलब होता है ये गुणवाचक गुण संधि है। बस यहां पर केवल सूत्र इनका लिख दिया है, जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एचौवा यानी अयादि संधि होता है, इको यणची यण संधि होता है, अकार सर्वर्ण दीर्घ दीर्घ संधि ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यहां पर आपको पता करना है कि कौन सा मेल नहीं है। जलोकश वृद्धि संधि, भ्वादि यण संधि, चंद्रोदय गुण संधि, अनुच्छेद व्यंजन संधि। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का। तो जी हाँ, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। देखिए जलोकस, देखिए जलोकस की बात करते हैं ना, जल धन औकस, औकस तो ये वृद्धि में बन गया है, जल धन औकस, जल धन औकस, आ धन औ से मिलकर औ बना है, तो ये हो गया वृद्धि संधि। भ्वादि की बात करते हैं तो ये बना भू धन आदि, तो ये हुआ भ्वादि। ऊ धन आ से या में बन गया है, तो वा में बदल गया है, तो वा में जब बदला है इसका मतलब यण संधि। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, आ धन उ औ में चेंज हुआ है। देखिए चंद्र धन उदय, आ धन उ, तो किस में बना है? एक मात्रा में बना है, और एक मात्रा हमेशा किस में आएगी? ये गुण में आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, अनुच्छेद में विसर्ग संधि, अनुधन छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 14। देखिए निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता है, निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी कवि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कबीरदास जी को। किसे कहते हैं? कबीरदास जी को कहते हैं। एक बार जल्दी जल्दी फिर रिवाइज कीजिए, कई बार हमने आपको ये कंप्लीट कराया है, कम से कम 5 से 10 बार आपको रिवाइज करा दिया है एग्जाम से पहले भी कई बार। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोधी वंश का समकालीन थे, निर्गुणवादी और ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी इनकी भाषा को कहा था। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा था। जन्म काशी में होता है 1398 में,
और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु होती है कहां पर, यहां पर आप देखो मगहर में इनकी मृत्यु होती है 120 साल के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखने हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद था। और बात करें तो बीजक सबद, यहां पर ध्यान रखना है, राखी सबद रमेनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आपने देख लिया है। वि धन औ धन हार, व्यवहार में संधि विच्छेद, वि धन औ धन हार। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 15, 16, 17। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपा ही देत बुझाए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक निश्चित शब्द की यहां पर पुनरावृत्ति हुई है और वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है। तो जी हाँ, महर्षि है, ऑप्शन नंबर ए। मह धन ऋषि, अ धन रि, यानी अर यहां पर चना बदल गया है, महर अर। तो महर यानी आर बदलता है तो गुण संधि में आता है। पावक, पौ धन अक, है ना, तो पावक, तो पावक में यह आ गया है मते क्या, मत धन एक क्या। अभ्युदय, अभ्युधन उदय, यानी इसमें यण संधि आ गया है ना। तो ऐसे चीज आपको ध्यान रखनी है। मते क्या वृद्धि संधि आ गया है। पावक अयादि संधि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ई उ उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो या व राला आदि में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन में कौन सी संधि होती है। तो देखें, या में जहां पर बदलता है, वा में जहां पर बदलता है, रा में जहां पर बदलता है, तो ये यण संधि में बदलते हैं। यण संधि का ये एग्जाम्पल होता है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं अभ्युदय, तो अभ्युदय या में बदला ना, या तो या में बदलता है तो यण संधि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर 18 की बात करते हैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार यहां पर होगा। मैया में तो चंद्र खिलौना, चंद्र के खिलौना यानी रूप की बात की गई है तो रूपक अलंकार। जो रहीम गति दीप की, यहां पर ये अलंकार बताना है आपको कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा। जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरो होए, अलंकार कौन सा है। तो जी हाँ, यहां पर आपको मिलेगा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार की जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर क्या होता है कि एक शब्द होता है, इसके दो दो अर्थ आ जाते हैं, चिपके हुए अर्थ आते हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये आप यहां पर देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। रहीम गति वाला हो गया है, और चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना, स्नेहो गंभीर, इसको भी ध्यान रख लेना है। और विश्व भानुजा वाला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी व्याख्या आप यहां पर देख लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अलंकार आपको पता करना है, कौन सा अलंकार होगा। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अलंकार यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां पर उपमा की जाती है। और यहां पर देखिए आपको कुछ यहां पर ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जैसे सा सी, है ना। देखिए, सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा जिसका मन। तो जहां पर इस प्रकार के योजक शब्द दिखे तो समझ आएगा क्या होगा, वहां पर उपमा अलंकार होगा। मखमल पे झूड़े पड़े हाथी सा टीला, उतर रही संध्या सुंदर सी, है ना, फूल सी कोमल। तो ऐसे शब्द कहीं पर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाएगा कि यहां पर क्या होंगे, ये होंगे उपमा अलंकार के एग्जांपल। अब देखिए दोस्तों, ये तो होते हिंदी के। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पे। यहां पर जो है ये है हमारे उत्तराखंड जीएस रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अल्मोड़ा महल, अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था। अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यहां पे सही मिलेगा, रुद्रचंद यहां पे होगा। देखिए दोस्तों, रुद्रचंद की जब हम बात करते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट तिथि यहां पर होती है 1588। 1588 में ये लाहौर गया था, किससे मिलने के लिए, अकबर से मिलने गया था। और जब अकबर से मिलने गया था ना, तो इसने जो पहाड़ी जो तिब्बती याक होते हैं, हिरन की खाल होती है, या फिर बात करें यहां पर कस्तूरी मृग वगैरह होते हैं, ये इसकी खिदमत में ले गया था, अकबर की खिदमत में ले गया था। तो अकबर इससे खुश हुआ था। और बाकी दोस्तों, इसी के काल में हुसैन खान ने, ध्यान रखना, हुसैन खान ने तराई पर आक्रमण किया था। तराई पर आक्रमण करने के बाद रुद्रचंद ने इसको हराया था और यहां पर रुद्रनगर की जो रुद्रपुर है ना, उसकी स्थापना भी की थी। तो ऐसे फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार यहां पर सर्वाधिक खर्चा केंद्र सरकार का कहां पर होता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 22 और आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23-24 की बात करें तो ब्याज अदायगी में सर्वाधिक खर्चा होता है। देखिए, ब्याज अदायगी में कितना प्रतिशत होता है? 20%, यानी 20 पैसे। अगर 1 रुपए में बात करें तो 20 रुपए तो केवल यहीं 1 रुपए में बात करें तो 20 पैसे केवल यहीं पर जाते हैं, यानी पूरे खर्चे का 20% ब्याज अदायगी में। करों में शुल्क में 17% पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। कर शुल्क में 17%, जो राज्य का कर का हिस्सा होता है ये 17% नहीं, ये 18% है। ठीक है, 18%। और यहीं पर बात करें केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है ना, यहां पर है 17%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए 17%, राज्य का जो हिस्सा है करों में वो 18%, ब्याज अदायगी में 20%, इतना खर्च होता है। और यहीं पर रक्षा क्षेत्र आपको पूछा जाए तो यहां पर 8% खर्चा होता है लगभग। और देखिए दोस्तों, ये तो सर्वाधिक खर्चा हो गया। आय सर्वाधिक कहां से होती है ये बताएगा। आय सर्वाधिक कहां से होती है ये आपको बताना है। तो सुनिएगा, सर्वाधिक आय भारत को कहां से होती है? जो उधार होते हैं, उधार। देखिए, कोई भी देश क्यों ना, कोई भी देश क्या होता है कि जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक होता है, एडीबी होते हैं, या जो भी बड़े बड़े बैंक होते हैं, वहां से ज्यादा क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। तो उधार देताए से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है केंद्र सरकार को। और जब सर्वाधिक यहां पर क्या करेंगे? सर्वाधिक, देखिए, सर्वाधिक अगर खर्चा बाहर से ले रहे हैं, बैंकों से ले रहे हैं, तो उसका ब्याज भी तो देंगे। तो ब्याज अदायगी में भी सर्वाधिक खर्चा होता है और उधार देता लेने में सर्वाधिक आय सरकार को होती है। दूसरी की बात करें, जीएसटी व अन्य कर की बात करते हैं, तो जीएसटी व जो अन्य कर होता है वहां पर लगभग होता है 17%। और उसके बाद दोस्तों जो निगम कर आता है, निगम कर, और उसके बाद आता है दूसरा जो आता है आय कर। आय कर दोनों में 15-15%, 15%, 15%। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता ली थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 से आंसर देखना है। तो जी हाँ, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस। किसकी है? जो विशाखदत्त की थी, है ना। अब इसमें क्या बताता है कि देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य है ना, बहुत से कहीं पर बताते हैं कि क्षत्रिय कुल से था, कोई कुछ और बताता है। तो मुद्रा राक्षस में बताते हैं कि ये शूद्र कुल से संबंधित थे। तो ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मौर्यों के अधीन भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर किसने कहा था, मतलब किसकी बुक में यह मिलता है हमें? तो जी हाँ, ये मिलता है इंडिका में। और इंडिका दोस्तों किसकी है? मेगस्थनीज की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार में आया था। और इसने 7 वर्ग बताए थे: दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहा, शिल्पकार, दंडाधिकारी, सभासद। और जो ये इंडिका, जो ये मेगास्थनीज ना, तो मेगास्थनीज तो ये बोला था कि यहाँ पे जो भारत है यहाँ पर अकाल पड़ता नहीं है, जो इसने गलत बातें बताई थी। बहुत सी बातें, भ्रामक बातें भी इसने बताई थी। देखिए दोस्तों, थोड़ा पीडीएफ के बारे में कह देता हूं। इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों कल सुबह हम 8 बजे रख देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और 8 बजे से दोस्तों ये 11 बजे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। इस समय के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी क्वेश्चन पीडीएफ हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। प्रैक्टिस वहां से कीजिएगा। वीडियो के माध्यम से आप आंसर चेक कर सकते हैं, जो अपलोड नहीं, जो इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। चंपावत के बालेश्वर में 1223 में क्रांचल देव ताम्रपत्र में कितने मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 25। तो जी हां, ये मिलता है 10 मांडलिक राजाओं के नाम। कितने राजाओं के नाम? 10 राजाओं के नाम। कहां से मिलता है? बालेश्वर मंदिर से। किसका है? क्रांचल देव का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, यह पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है दोस्तों 26। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको देना है। तो दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो जी हाँ, रिपोर्ट एंड ये बात करते हैं ना, तो ये है डब्ल्यू फ्रेजर ने। किसने कहा था? डब्ल्यू फ्रेजर ने। और जो ये फ्रांसिस हैमिल्टन ने है, इसने भी दोस्तों एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। और यहां पर ये क्या कहते हैं कि यहां पर जो थोवर चंद है ना, ये थोवर चंद को यहां पर ये राजा मानते हैं। ध्यान रखिएगा, थोवर चंद को राजा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यानी चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। कत्यूरी शासन काल में उपरिक कहा जाता था किसे?
कत्यूरी शासन काल में उपरिक किसे कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो बताएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 27 का। तो जी हाँ, ये कहा जाता था राज्यपाल को। अब सुनिएगा जरा, देखिए दोस्तों, जनपद यानी अगर हम बात करते हैं जनपद या विषय की बात करते हैं ना, तो ये प्रांत को कहा जाता था। एक यहां पर पूछा जाता है कि आभीर किसे कहा जाता था, आभीर। तो आभीर आपको पूछा जाए तो आभीर जो कहा जाता था वो दुधारू पशुओं के लिए कहा जाता था। किसे कहा जाता था? दुधारू पशुओं से जो दुधारू पशुओं से जो दूध प्राप्त करता था, करने वाले को आभीर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 13 से 17 फरवरी तक ये 2023 में एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन हुआ। कहां पर ये हुआ है? तो करंट अफेयर का है, जैसे कि आपको कहा था कि फरवरी के करंट अफेयर आज आपको पढ़कर आने हैं। फरवरी 2023 के करंट अफेयर हैं। तो एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो जी हां दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में यह आयोजन कराया जाता है। कहां पर किया जाता है? बेंगलोर में इसका आयोजन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेट साइवर। क्या है? नेट साइवर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जी हां दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अमरप्रीत सिंह। ये ध्यान रखिएगा, अमरप्रीत सिंह जो एयर मार्शल एपी सिंह है, इन्हें चुना गया है। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक है। गोगिया जी की बात करते हैं तो ये शायद जो ये नेशनल क्राइम ब्यूरो होते हैं ना, उसके कुछ प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? 31वां क्वेश्चन है और सही आंसर देना है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर ए, राखी कपूर। ये सही है और ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। देखिए अगर बात करें गोल्डन बुक अवार्ड के विजेता 2023 में जेके रोलिंग, जिन्होंने क्या लिखी थी आपको मालूम होगा, जो हैरी पॉटर की कहानी है ना, इन्होंने लिखी थी, नोबेल इन्होंने लिखा था। इनकी रचना ध्यान रखना, फैंटास्टिक बीट्स द सीक्रेट्स ऑफ द डम्बल डोर है। डम्बल डोर आप समझ जाओगे, अब डम्बल डोर से आप समझ जाओगे, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी ना, तो डम्बल डोन उसे मालूम होगा, है ना, तो डम्बल वाला। तो जेके रोलिंग से आप ऐसे याद कर दोगे। गौर गोपाल दास एंजाइज योर माइंड द मॉन्क माइंड टू माइंडफुल लिविंग, गोपाल दास ने कहा है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों कुछ और रचना है, जैसे बात करें रस्किन बॉन्ड की हाउ टू लिव योर लाइफ, हमारे लिए ये वाली रचना बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, हाउ टू लिव योर लाइफ। और नामिता थापर की बात करें तो डॉल्फिन एंड द शॉर्क, स्टोरीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो दोस्तों आपको पता चल ही गया है, मंझेड़ा ताम्रपत्र इसका सही आंसर है। और देखिएगा ज्ञानचंद की बात करते हैं तो ज्ञानचंद के 3 यहां पर महत्वपूर्ण अभिलेख है। पहला है सेरा खड़कोट का जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है, इसमें से राजाधिराज महाराज कहा गया है। ठीक है, सेरा खड़कोट से। मंझेड़ा का जो प्राप्त हुआ है, इसमें ज्ञानचंद को राजा श्री विजय ब्रह्म कहा गया है। तीसरा देखिए जो गोबासा ताम्रपत्र है, यह अभी हाल ही में पूछा गया था यूकेपीएससी के द्वारा, देवराज तिवारी को इसने भूमि दान दी थी, यह भी यहां पर बताया गया है ज्ञानचंद को। तो 3 यहां पर यह हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है? तो दक्षिणेश्वर का स्वामी जो कहा जाता है, यह कहा जाता है रामकृष्ण हंस जी को। किसे कहा जाता है? रामकृष्ण हंस जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा यह प्रश्न है। दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है? रामकृष्ण हंस जी को कहा जाता है। 1836 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 36 का उल्टा कर दो 63, यानी 1863 में जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। तो ऐसे आप ध्यान रख लोगे। और बंगाल हुगली में इनका जन्म होता है। दक्षिणेश्वर का स्वामी इन्हें कहा जाता है, आपको यह ध्यान रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल स्वामी विवेकानंद द्वारा न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो जी हां ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी 1896 में। देखिए 1893 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है शिकागो सम्मेलन। कौन सा होता है? शिकागो सम्मेलन। शिकागो सम्मेलन में जो भाषण देते हैं कौन देते हैं? स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। तो यहां पर तो हो गया शिकागो सम्मेलन। 96 न्यूयॉर्क में होता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना।
97 की बात करते हैं तो 97 में क्या होता है, 97 की जब हम बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण जो मिशन है ना दोस्तों, इसकी स्थापना करते हैं। कहां पर, दो जगह पे, एक तो वेलूर में क्या जाता है, वेलूर मठ कोलकाता में, और दूसरा मायावती आश्रम जो हमारा चंपावत में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1863, तो 1863 अभी बताया था 36 का उल्टा 63, यानी इस समय इनका जन्म होता है। और 1881 में ये रामकृष्ण हंस जी से मिलने जाते हैं, उनके वहीं पे परम भक्त बन जाते हैं। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 35 पे। स्वामी विवेकानंद द्वारा संपादित पत्रिका प्रबुद्ध भारत की भाषा कौन सी थी? 35वां क्वेश्चन है। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी वाले सही होंगे, अंग्रेजी भाषा यहां पर थी। देखिए स्वामी विवेकानंद जी से आपने ये बातें देख ली हैं, इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। तो दत्त परिवार में ये थे, नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था, ठीक है। और जब ये यहां पर रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, उनके शिष्य बने, तो इन्हें विविधानंद क्या कहा जाने लगा था, ध्यान रखिएगा क्या नाम था, विविदिशानंद, विविदिशानंद इन्हें कहा जाने लगा। और बाद में देखिए, बाद में एक नाम आता है खेतड़ी के राजा, नाम बताइएगा क्या है उनका, खेतड़ी के राजा, और उनका नाम क्या था ये आप तब तक लिखिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इनके द्वारा इन्हें विवेकानंद नाम दिया जाता है, विवेकानंद नाम इन्हें दिया जाता है। अंग्रेजी में इन्होंने प्रबुद्ध भारत की रचना लिखी थी, जो इनका समाचार पत्र था। और दूसरे की बात करते हैं, एक है उद्बोधन, एक है उद्बोधन, उद्बोधन यह दोस्तों इनका एक दूसरा समाचार पत्र था जो बंगाली भाषा में था। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो चुका है, और राजा अजीत सिंह इनका नाम था, ध्यान रखना, राजा अजीत, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 36 37। देखिए नैनीताल में 5 ताम्र मानवकृतियों की खोज किस वर्ष होती है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जहां ये होती है 1999 में, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। फड़कानोली देखिए किस नदी के तट पर है, खोज किसने की थी, कब इसकी खोज की थी, दोनों का आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, अजय रावत आपको कहा था कि शुरुआत के 50 पेज आज आपको पढ़कर आने हैं, शुरुआत के 50 पेज पढ़कर आने हैं, तो उन्हीं 50 पेजेस में से क्वेश्चन आपके लिए पिकअप किए हैं। फड़कानोली स्थान किस नदी के तट पर है? तो ये आपको मिलेगा सुया नदी के तट पर। फड़कानोली की खोज किसने की थी? जी सर, यशोधर मठपाल जी ने की थी। कब की थी जरा बताइएगा? तो जी हाँ, ये की थी 19 बताइएगा, फड़का पा यानी 85 में की थी, 1985 में की थी। और एक दूसरा है पेट साल, पेट साल, देखिए पेट साल, पा यानी 9 तरह दिखाई दे रहा ना, तो 1989 में पेट साल की खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने ही। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहां पर ए, वी आर सुब्रमण्यम, यहां पर ये सही है, ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम यहां पर ये सही है। और देखिए दोस्तों यहां पर वी आर सुब्रमण्यम ये सही है, जी हाँ दोस्तों, यहां पर ये सही होगा। और यहां पर देखिए जरा, जो आर वेंकट रमणी है ना, ये अटॉर्नी जनरल हो गया है। सीलवर्धन जी की बात करें तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और जो संतोष कुमार यादव है ना, ये जो नाई है ना, नेशनल जो हाईवे वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है ना, तो उसके यहां पर ये अध्यक्ष है। तो संतोष कुमार यादव एनएचआई से संबंधित है, सील वर्मन सीआईएसएफ से हैं, वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल, और वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ। क्वेश्चन नंबर 39, रामकृष्ण मिशन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखिए जो रामकृष्ण मिशन थे, तो बहुत से जो यहां पर कुछ यहां पर मिशन हुए हैं, वो क्या करते थे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है। लेकिन जो रामकृष्ण मिशन है, स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, ये इनकी एक विशेषता थी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो जो मूर्ति पूजा को निषेध करते थे, ये यहां पर गलत कथन है, बाकी सभी सही है। ये वैदिक सिद्धांत को मानते थे, ठीक है, और मनुष्य के उच्चतम आध्यात्मिक विकास कराना चाहते थे जो रामकृष्ण मिशन थे, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर ही चलते थे। देखिए जो विवेकानंद जी थे, विवेकानंद स्वयं क्या थे, एक अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे, अंग्रेजी भाषा में उन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता था। तो ये क्या थे, टेक्नोलॉजी और विज्ञान को, आधुनिक विकास को स्वीकार करते थे। मूर्ति पूजा का निषेध ये गलत थे, वो समर्थन करते थे। सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो जहां चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहा गया है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 41 42 43। देखिए स्वामी विवेकानंद ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 41 और आंसर आपको देना है। तो सुनिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्वामी विवेकानंद किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं?
ठीक है। स्वामी विवेकानंद को कौन अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है? स्वामी विवेकानंद किसी अपने मानते तो वो तो रामकृष्ण होते। कौन स्वामी विवेकानंद को मानता है? सुभाष चंद्र बोस मानते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी, दोस्तों अगर बात करें ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है इनके बारे में। इन्होंने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए, विवेकानंद जी को समझिए। और अगर आपको धर्म को जानना है तो जो इनके गुरु हैं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण हंस जी, उन्हें आप जानिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को अपना गुरु मानते थे चित्तरंजन दास, आध्यात्मिक गुरु के रूप में इन्हें मानते थे। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों 3-4 रचना है, आपको ध्यान रख लेनी है। एक है मैं समाजवादी हूं, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। मैं समाजवादी हूं, एक रचना ये हो गई। दूसरी कर्मयोग हो गया है, तीसरी हो गया है ज्ञान योग और चौथी हो गया राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य काल में संचरा व संस्था क्या था? मौर्य काल में संचरा व संस्था क्या हुआ करता था? तो देखिए दोस्तों, ये हुआ था गुप्तचर। अब देखिए क्या होता था कि जो गुप्तचर होता था ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गुप्तचर वगैरह, तो गुप्तचर का बहुत बड़ा योगदान होता था। जो यहां पर संस्था प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था, तो ये क्या होते थे कि एक ही जगह रहते थे और वहीं पर रहकर क्या करते थे, जासूसी करने का काम करते थे। और जो संचरा है, चरने वाला, तो ये क्या करते थे, ये अलग अलग जगह जाते थे, दूसरे जगह जाते थे और वो क्या करते थे, वहां पर जासूसी करते थे। तो संचरा संस्था एक गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 43। मौर्य काल में तांबे के सिक्के का प्रकार नहीं था, तो पण नहीं था। पण एक चांदी प्रकार के सिक्का होता था। माशक, अर्धमाशक, काकड़ी, ये तांबे के सिक्के का प्रकार होता था। क्वेश्चन नंबर 44-45 देखिए, फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? 44वां क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा, बांग्लादेश को दी है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को दी है, 4.7 अरब डॉलर को दी है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो जी हां, आप कहोगे कि ये कांगो शामिल हुआ है। कौन सा हुआ है? कांगो शामिल हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए, आप सभी जानते हैं सूडान में आजकल एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है बताइएगा जरा। तो बताइएगा उस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहां पर कांगो सही है। और एक चीज यहां पर ध्यान रख लेना, एक ब्राजील भी देश है जो ISA का जो पूर्ण रूप से सदस्य बन चुका है। 30 नवंबर 2015 को स्थापना होती है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48। पश्चिमी नयार घाटी में कपास की खोज किसने की थी? देखो, पश्चिमी नयार घाटी जो हमारा सतपुली के आसपास वाला क्षेत्र है, नयार घाटी होकर बहती है, तो इसकी खोज की थी यशवंत कटोच ने। किसने की थी? यशवंत कटोच ने की थी। बहादुराबाद में उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? बहादुराबाद में उत्खनन का कार्य कराया था यज्ञदत्त शर्मा ने। ऑप्शन ए सही है। और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत की थी वो हैनवुड ने की थी। ईसाई धर्म प्रचार के लिए एंटोनियो डी एंड्राडे गढ़वाल के रास्ते होकर तिब्बत में सप्रांग गए थे और वहां पर उन्होंने एक चर्च की स्थापना की थी। ये कब गए थे? क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 1600 सभी है, 1624 यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 48 के बाद 49, 50। देखिए, किस ग्रंथ में यह बताया गया है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम है? वाग देवी का यहां पर स्थान क्या है? ये बद्रिकाश्रम है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी। अब एक आता है षष्ठी लक्ष्य संहिता। देखिए, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है षष्ठी लक्ष्य संहिता, षष्ठी लक्ष्य संहिता, ये रचना किसकी है? तो महर्षि वेद व्यास जी की है, महर्षि वेद व्यास जी की है। इस रचना को ध्यान रखने का। और यहीं पर हमें यह पता चलता है कि जो देव प्रयाग है ना, देव प्रयाग सभी तीर्थों का शिरोमणि है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 3री-4री सदी में योधे राजवंश का शासनकाल गढ़वाल में कहां पर था? देखिए, दो जगह आता है, एक तो आता है जौनसर भाबर क्षेत्र और एक आता है कालू का डांडा। इसका मतलब लैंसडौन यहां पर यह सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 51, 52, 53। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था? क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स के, अगर आपको इसका आंसर आता हो तो बताइएगा, उत्तराखंड में ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था? एग्जैक्ट तिथि बताइएगा, एग्जैक्ट तिथि उत्तराखंड में कब हुआ था बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर लखनऊ है फिलहाल। और मलारी ग्राम से समाधान की खोज किसने की थी? ये तो किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी, 1956 में की थी।
ठीक है। और यहां पर अगर 53 की बात करते हैं, कल्पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र में किसे महाराजा धीराज। देखिए दोस्तों, अभी हमने एक पढ़ा था मंझेड़ा, मंझेड़ा है ना, वहां पे हमने ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा था कि इसे महाराजा धीराज कहा गया है, विजय वर्म कहा गया है ना, विजय वर्म उसे कहा गया था। अब एक यहां पर है कल्पानी गाड़ भेटा, तो ये जो है ना कल्याण चंद का है, और कल्याण चंद का बेटा होता है रुद्रचंद, ध्यान रखिएगा। और कल्याण चंद का ताम्रपत्र है कल्पानी गाड़ भेटा का, और ये यहां पर 1545 ईस्वी की इसकी तिथि है। और यहां पर यह पता चलता है कि नरी पांडे एक व्यक्ति हैं, इन्हें जमीन दान दी थी यहां पर कल्याण चंद के माध्यम से। 54, 55, 56, देखिए सेमांग जनजाति कहां पर निवास करती है, सेमांग। तो देखिए सेमांग जनजाति, मांग, मांग से मांग, देखिए मांग मतलब मलेशिया, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, देखिए माओरी। देखिए माओरी जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में चला जाता है ना। तो मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो एबोर्जिस से, एबोर्जिस। और ये जो मलेशिया वाली जो सेमांग जनजाति है ना, ये शाकाहारी जनजाति है। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करती थी, कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती थी। देखिए दोस्तों टॉपिक देखिए, आज आपको कौन से टॉपिक दिए थे वो सभी टॉपिक आपके सामने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये सिलेबस है, टेस्ट प्रैक्टिस है। तो पहला यहां पर सही है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57, 58, और यहां पर आपको पूछा गया है, देखिए फरवरी 2023 में मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर कौन सा ऐप डाउनलोड हो रखा है, तो व्हाट्सएप तो हर किसी के है, तो व्हाट्सएप इसका सही आंसर, ध्यान रखिएगा। रेडियो दिवस का मनाया जाता है, रेडियो दिवस, तो जी आप कहोगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू सही है। तो सरोजनी नायडू यानी 13 फरवरी, ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिएगा यहां पर 1 फरवरी को इंडिया कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटनेस डे 1971 आपको मालूम होगा, है ना। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी अभी इंटरनेशनल डे ऑफ द वीक मनाया गया है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया गया है। और देखिए ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है, डार्विन डे। 11 फरवरी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन साइंस, गर्ल्स इन साइंस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी कहां से मिलती है, 2 जगह से, एक है अंगुत्तर निकाय, एक है दिव्य वेदांत। तो ये यहां पर सही है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। 16 महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद मगध वाला था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा गया है, कुणिक, कुणिक। तो कुणिक किसे कहा गया है, तो हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा गया है। तो कुणिक कहा गया है जी अजातशत्रु को। अजातशत्रु मतलब ये ऐसा राजा हुआ जिसने अपने पिता की हत्या की और फिर इसकी हत्या इसके पुत्र ने की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बांग्लादेश के ये बने हैं, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अरे यार 62 का आंसर लीक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 61 था ना, अब 62 वाला लीक हो चुका है, कोई बात नहीं। देखिए सिकंदर और पोरस के मध्य सरल प्रश्न था, कोई ऐसा नहीं हर कोई कर सकता था। झेलम ये नदी सही है। इसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहा जाता है, और ग्रीक भाषा में जो हाइडे स्पीसीज का युद्ध है इसे झेलम नदी का युद्ध कहा गया है। 326 ईसा पूर्व में पंजाब के जो बितस्ता है यानी झेलम नदी है, इसके तट पर यह युद्ध लड़ा गया था 326 में, ठीक है। और बात करें 326 में मतलब सिकंदर का यहां पर आक्रमण हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 63, 64, 65। मगध साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सा नहीं रहा था। तो कहा था ना महाजनपद भी आपको पढ़कर आना है, तो जी हाँ आप कहोगे ये सही है, मतलब कौशाम्बी नहीं है। सबसे पहले राजधानी गिरिवर्ज राजगिरे, फिर पाटलिपुत्र जो उदयन ने बसाई थी। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंद्रमीज किसे कहा गया है। तो अग्रमीज ये घनानंद को कहा गया है, किसे कहा गया है, घनानंद को कहा गया है। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को उखाड़कर फेंक दिया था। ये किसने बताया था, ये बताया था दोस्तों विशाख दत्त ने बताया था, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 65। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया।
अभी पीछे देखा 326 ईसा पूर्व में किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 66, 67, 68 और 69, 66 से लेकर 69 तक। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? देखिए कहां पर आयोजन हुआ है, यह प्रश्न हाल ही में आपको यूकेपीएससी ने पूछा है। दक्षिण अमेरिका में हुआ है। विजेता कौन सी टीम रही है? तो देखिए दोस्तों, जो उप विजेता है ना वो दक्षिण अफ्रीका ही रही है और ऑस्ट्रेलिया यहां पर विजेता रही है। ऑप्शन डी यहां पर सही है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होता है। यूर्त क्या है? यूर्त, यूर्त। तो यूर्त देखिए दोस्तों, एक घर था, घर होता है, और ये किर्गिज जो जनजाति है ना, ये बंजारा किर्गिज जनजाति होती है, इनका ये घर हुआ करता है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर कराया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी हाँ, ये कराया गया है ऑप्शन नंबर सी, लिस्बन, दिल्ली में कराया गया। सॉरी, कहां पर कराया गया है? दिल्ली में यहां पे कराया गया है। अफ्रीदीज, 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 अफ्रीदीज जनजाति कहां पर पाई जाती है? अफ्रीदीज, बताइएगा इसका आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, पाकिस्तान है ना, शाहिद अफरीदी। तो अफरीदी, अफरीदीज, तो अफरीदीज जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, 71 देखिए, 2024 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा ना, जब हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो देखिए जब हम बात करते हैं लीप ईयर की, देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को आंसर कितना होगा जरा निकालिएगा इसका आंसर। तो तब तक हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए दोस्तों, अगर हमारे सामने क्या होता है कि नॉन लीप ईयर है, यानी नॉन लीप ईयर जिसमें क्या होता है कि 29 फरवरी नहीं आता है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है, यानी नॉन लीप ईयर है, तो उस कंडीशन में जो कैलेंडर का रिपीटेशन होता है वो 11 वर्ष में होता है, प्रत्येक 11 वर्ष में, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? 11 कंडीशन तब होती है जब आप उस ईयर में जोड़ने के बाद, यानी आप जब प्लस 11 करोगे ना, जब प्लस 11 करोगे तो नॉन लीप ईयर नहीं आना चाहिए, नॉन लीप ईयर नहीं आना चाहिए, नॉन लीप ईयर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर नॉन लीप ईयर आ गया है, अगर देखिए नॉन लीप ईयर आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? +6 ऐड करना पड़ेगा। ये नॉन लीप ईयर की कंडीशन है। अब एग्जांपल देखिए, 2024 में कैलेंडर का रिपीट कब होगा? 2024 में। अब देखिए 2024 में सबसे पहले देखिए क्या है, ये तो आता लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए अलग कंडीशन बनती है। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर अगर आपको पूछा जाए ना लीप ईयर में, तो वहां पर +28 ऐड करते हैं। तो +28 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 4 12 और 2 2 4 यानी 5, यानी 2052। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। सपोज डेट यहां पर 23 होता, 2023 होता, तब क्या होता? तब हमें सबसे पहले 11 ऐड करना है। 11 ऐड करने के बाद जो कैलेंडर रिपीट होगा, इसका मतलब 3 और 1 4 आएगा और 2 और 1 3 आएगा, यानी 2034। अब ये देखिए 2034, ये क्या लीप ईयर है या नहीं है? इसके लिए आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या देखोगे? तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 से 28, 4 8 32, यानी ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो सिंपल यहां पर 11 आ जाएगा। अगर लीप ईयर होता तब हम +6 करते, अगर लीप ईयर होता तो +6 करते। ऑप्शन में अभी समझ आ जाएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक को किसने कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे विवाह के मंडप से उसका दुल्हन ही गायब हो? तो देखिए दोस्तों, ये कहा था चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। ध्यान रखिएगा, चर्चिल ने ये कहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को चपेट में लिया है? देखिए चक्रवात ग्रेबियल कहां पर आया है? तो ये आया है न्यूजीलैंड में। कहां पर आया है? न्यूजीलैंड में। सऊदी अरेबिया 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? ये कौन है या कौन बनेगी? तो जी हाँ दोस्तों, रियाना बरनावी इनका नाम है। ऑप्शन बी यहां पे सही है। तारीख मुबारक शाही लेखक कौन है? तारीख मुबारक शाही जो लिखी है अहमद सरहिंदी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, 76, 77, मधेसी जनजाति भारत के किस पड़ोसी देश में पाई जाती है? मधेसी, मधेसी, तो मधेसी दोस्तों पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 75 का राइट आंसर मिलेगा सी, नेपाल में पाई जाती है। मसाई किसकी आदिम जनजाति है? मसाई, 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 तो मसाई दोस्तों यहां पर आदिम जनजाति है तंजानिया की। किसकी है? तंजानिया की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मसाकी एक घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है जो पशुचारक जनजाति है। तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन क्षेत्रों में यह पाई जाती है। महाजनपद का उदय कब हुआ था? किस ईस्वी में?
तो ये होता है छठी ईस्वी में, छठा ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर है 78 और यहां पर 79। देखिए 70 और 79, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मगध राज्य के उदय का प्रमुख कारण क्या था, यही प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी देखिए जो उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है, यानी जो मगध वाला क्षेत्र था उस समय, वहां पर लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई। जब लोहा पाया गया तो उन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। हथियार बनाना शुरू किया तो उसके बाद इन्होंने आसपास के राजाओं को भी मारना शुरू किया, आसपास के क्षेत्र को हड़पना शुरू किया। तो ये लोहे का उपयोग का उपयोग यहां पर सही होगा। 79 है, सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। महाजनपद का यह प्रश्न है। तो देखिए सोनिया, देखिए निम्नलिखित में से किसे सोनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, तो बिंबिसार को कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 80-81। क्वेश्चन नंबर 80-81, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 80-81 का। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? तो जी हाँ, ये कहा था दोस्तों साइमन कमीशन ने। और ऑस्टिन ने तो ये कहा था कि जो ये संविधान सभा है ना, ये कांग्रेस ही है, ये कह दिया था ऑस्टिन ने। यदि राम जन्मदिन, देखिए अब है राम का जन्मदिन 10 अप्रैल 1857 को मनाता है, इसी दिन वो अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? यदि राम अपना जन्मदिन 10 अप्रैल 1857 को मनाता है तो इसी दिन अपना जन्मदिन दोबारा वो कब मनाएगा? इसी दिन मतलब उस दिन कौन सा बार होगा? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति जो भी रहा होगा, यही बार वो कब मनाएगा? तो सुनिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले रिकॉल कीजिए। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। अभी आपको बताया था अगर लीप ईयर होता है तो आपको प्लस 28 जोड़ना है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में दो जुड़ते हैं, एक बार जुड़ता है +11 और एक बार जुड़ता है +6। किस कंडीशन में 6 जुड़ता है, किस कंडीशन में 11 जुड़ता है, ये यहां पर देखेंगे। देखिए 1857 है, सबसे पहले हम 11 जोड़ते हैं। 11 हम जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 5 और 1 6। अब देखिए यानी ये हो गया 68। क्या ये लीप ईयर है? लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट चला जाएगा, मतलब लीप ईयर है। कंप्लीट नहीं जाएगा तो नॉन लीप ईयर है। अगर कंप्लीट चला जाता है, देखिए 4 एकम 4 यानी 2 बचाएगा और 28 यानी 24 यानी 17 है ना। यानी ये आया 7, यानी 7। तो यानी कितना आया? यहां पर ये कंप्लीट चला गया, यानी कुछ भी यहां पर शेष नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये क्या है, ये क्या है, ये है लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर है। अभी आपको दोस्तों थोड़ा सा पहले बताया था, अगर नॉन लीप ईयर है तो आपको केवल 11 ही जोड़ना है, उतना ही पर ही आपका काम बनेगा। लेकिन अगर 11 ऐड करने पर आपको यहां पर 9 लीप ईयर बन जाता है, यानी 4 से कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 6 ऐड करना होगा। इसका मतलब 57 में बात करें, यानी 1857 में आपको 6 साल ऐड करने हैं। 7 अच्छे कितना होता है, ये कीजिए, ये होता है 63 है ना, 1863। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगर यहां पर कुछ और आता, सपोज दैट यहां पर कुछ और आता, तो उस कंडीशन में ये नॉन लीप ईयर होता, तो उस कंडीशन में 11 ऐड करते। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82-83। लखुडियार की खोज किस वर्ष की गई थी? और केंद्रीय जल आयोग और कौन दो बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुड़की आईआईटी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लखुडियार की खोज कब हुई थी? तो जी हां, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1968 में हुई थी। और ये आपके सामने है, 1968 में एमपी जोशी जी सुया नदी के तट पर सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका शासन था? सरल क्वेश्चन है। जी हां, ये घनानंद उस समय शासन कर रहा था, नंद यहां पर शासन था। 2019 में कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट का ही दे दिया है। देखिए 3 क्वेश्चन रिपीट सरल दे दिए हैं। आपको कैलेंडर के लिए पढ़ा होगा, आई होप आपने कैलेंडर के सारे फैक्ट पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और फैक्ट आपको डिस्कस करवाएंगे कैलेंडर के।
फिलहाल यहाँ पे कैलेंडर का रिपीटेशन वाला ही प्रश्न रखे हैं। 2019 में कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो फिर वही 2019। देखिए 19 का मतलब ये नॉन लीप ईयर है, यानी 4 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो हमें क्या करना है, 11 ऐड करना है। 11 ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 1 और 1 2 10 यानी 3, सॉरी 3 एक हासिल था ना, तो 2030। क्या 2030 लीप ईयर है? आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर लीप ईयर हो जाता तो आपको 6 ऐड करना होता है। ठीक है, 68 का क्वेश्चन है, संसद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जी हाँ, गोलकनाथ केस में कहा था, जो 1967 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्टडीज इन स्कंद पुराण के लेखक कौन है? तो जी हाँ, ये एबीएल अवस्थी है। और शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार हिमालय की प्राचीनतम जाति कौन सी थी? तो ये थी कोल। देखिए दोस्तों, ये थी कोल। कुछ इतिहासकार किरात को मानते हैं, शिव प्रसाद डबराल जी कोल को मानते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, मुंड। तो कोल या मुंड क्या थी? शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार हिमालय की प्राचीनतम जनजाति थी। संविधान सभा में कुल कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा की पहले गठन होता है ना, तो 389 टोटल सदस्य होते हैं, लेकिन जब फाइनल में जो यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं ना, तो 284 होते हैं। पहले हस्ताक्षर जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, यानी पहले प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू, वो करते हैं। लास्ट जो साइन करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। 284 यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर 284 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। और जब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब संविधान सभा का प्रथम संविधान सभा होती है ना, तो लगभग 284 यहाँ पर क्या होता है कि 289 लोग सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला भी होती है, जिनका नाम क्या होता है, बताइएगा दोस्तों। उनका नाम क्या होता है, अभी याद नहीं आ पा रहा है, बेगाज कुछ ऐसा नाम है उनका, बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में उनका नाम क्या था। ठीक है, ये आपके लिए है, फिर बताइएगा जरूर नाम क्या था मुस्लिम महिला का, अभी एकदम दिमाग से हट चुका है नाम। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वह मुस्लिम महिला कौन थी जो एकमात्र थी जब यहां पर प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। किस चंद शासक ने सीरा के राजा हरिमल को हराकर अपनी विजय के उपलक्ष्य में थल स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो रुद्रचंद ने करवाया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 91 92। तो दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां पर 91 92 का आंसर। तो सलवोदित वंश का अंतिम शासक सुभिक्षा था। वैन सांग का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? तो सी यू की था। मोइलो किसे कहते हैं? मोइलू तो जो कहते हैं वो कहते हैं किसे, हरिद्वार को कहा जा गया, हरिद्वार को कहा गया था। ठीक है, पोलो की मो पोलो ब्रह्मपुत्र को, और की ऊ पी स्वांगना गोभिशान को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 94। अशोक चल का ताम्रपत्र की तिथि क्या है? तो जी हाँ, ये 1191 ईस्वी है। और चंद राजाओं का सही कर्म कौन सा है निम्न में से? तो जी हाँ दोस्तों, आत्म पूरी हुई है इंद्र को देखकर संसार में, तो ऑप्शन बी यहां पर सही है, आत्मपूर्ण इंद्र संसार चंद। बाकी बीर चंद की बात करते हैं। अशोकचल का समकालीन माना जाता है। अशोकचल का लेख गोपेश्वर के त्रिशूल लेख 1191 ईस्वी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 96। कार्तिकेय राजाओं के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन सभी में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 95 और इसका आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर कुटिला, यानी बी यहां पर सही है। कत्यूरी काल में सेना का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 4 भाग थे। कौन कौन से थे? ये थे दोस्तों पदातिक, अश्वरोही, गजारोही, उष्ट्रोही। ठीक है, और देखिए जो पदारोही था इसका प्रमुख गोल्मिक होता था, अश्वरोही का अश्वबलाधिकृत, गजारोही जो गजा का सेनापति था हस्त बलाधिकृत, उष्ट्रोही को कहते थे उष्ट बलाधिकृत। तो ये कत्यूरी जो सेना थी 4 भागों में बटी हुई थी, पदातिक, अश्वरोही, गजारोही, उष्ट्रोही। और इन तीनों जो यहाँ पर जो सेना है ना, आरोही सेना, आरोही का मतलब जो आरोहित हुई है अश्व गजा उष्ट्र में, इन तीनों का जो प्रमुख होता था वो होता था हस्य सव राष्ट्र बलाधिकृत। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 98। कत्यूरी काल में गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा हुआ करता था? इसका आंसर आपको देना है। गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा हुआ करता था?
तो जी हाँ दोस्तों, ये हुआ करता था ऑप्शन सी, दुशाध्य साधनिक, दुशाध्य साधनिक। और जो ये दोषापराधिक है ना, दोषापराधिक, ये क्या होता था? ये होता था अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला सबसे बड़ा जो अधिकारी था, ये हुआ करता था दोष अपराधिक। ठीक है। और यहां पर प्रांतपाल की बात करते हैं। प्रांतपाल कौन हुआ करता था? प्रांतपाल का मतलब होता था जो यहाँ पर सीमाएं होती थी किसी राज्य की चारों ओर की, वहां की सुरक्षा का भार इसके इसके राज में होता था, प्रांतपाल, प्रांत में। ठीक है। और दंडपाशी का मतलब क्या हो गया? दंडपाशी का मतलब दंड देने वाला। ठीक है, पुलिस, पुलिस से संबंधित। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हो गया है महाजनपद व उनकी राजधानी सही मेल नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं है। देखिए वज्जी की बात करते हैं ना, तो वज्जी की विधिया मिथिला थी यहाँ पर राजधानी। कुशीनारा, देखिए कुशी, कुश्ती, कुश्ती, कुश्ती कहां पर होती है? मल में होती है। तो मल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। कुरु की इंद्रप्रस्थ, अश्मा की पोटली, कंबोज की हाटक। 99-100 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखिए कतुरी ताम्रलेखों के आधार पर सिद्ध होता है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? तो ये था दोस्तों ललित शूरदेव, ऑप्शन सी यहां पर सही है। और इसने दोस्तों एक उपाधि धारी थी, कली कलंक पंक मग्न धारक, कली कलंक पंक मग्न धारक, ईस्ट गण का ये पुत्र था। 100वां क्वेश्चन है, लास्ट है। नदी घाटों आवागमन की सुविधा करना, कर वसूली करना, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने का कार्य निम्न में से किसमें होता था, किसके प्रति होता था? तो जी हाँ, ये होता था नरपति का। किसमें होता था? नरपति में। देखिए जो ये घटपाल है ना, ये गिरिद्वारों का रक्षक होता था, गिरिद्वारों का, गिरिद्वारों का, गिरिद्वारों का रक्षक, विभिन्न गिरिद्वारों का रक्षक का काम करता था। वर्मपाल की बात करें, जो यहाँ पर राज्य की सीमा होगी और बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, इस पर नजर रखने का कार्य इसका होता था। प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी कड़ी नजर होती थी, कड़ी निगाह रखने वाला ये होता था। और नरपति का कार्य ये होता था। प्रांतपाल का मतलब जो प्रांत होती है, सीमा होती है, इसकी चारों ओर रक्षा करने का ये अधिकारी होता था। तो देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन यहां पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर बात करें तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यहां पर हो चुका है आउट ऑफ 20 में से। और अगले क्लास के लिए दोस्तों हमने टारगेट ये रखा है 1 या 2 मई को दोस्तों इसकी क्लासेस आएगी। तब तक आपको ये सभी अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट करना है। कौन कौन से हैं? लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय, लोकोक्ति, मुहावरे करने हैं। पत्र लेखन में दोस्तों टिप्पण आपको करना है, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकार, अर्ध सरकारी पत्र, यानी ये वाला पार्ट आपको करना है जो बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इसे आपको पढ़ना है। देखिए डाटा दोस्तों ये बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे डिटेल से पढ़ोगे ना, कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे। इसलिए आपको 1 या 2 दिन का समय दे रहे हैं। तो 2 दिन में आपको ये डाटा कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा। और आकृति गिनने वाला, यहां पर जयशंकर प्रसाद और निराला जी आपको साहित्यकार से पढ़ना है। अभी तक हमने कबीरदास जी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ से, मतलब वैसे तो हमने लगभग पहले कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन 6 साहित्यकार हमने अपने कंप्लीट यहाँ से कर लिए हैं टोटल 24 में से। तो ये आपका अगले दिन का क्लास का टारगेट है। यहाँ पर फिर हमारा इतना ही रहेगा आज का। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। आपको धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ जैसे कि आपको बताया है कि कल सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन पीडीएफ आपको दोनों जगह, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों जगह या तो आज रात या तो कल सुबह प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो यहाँ पर इस समय डाउनलोड नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहां से वीडियो के माध्यम से अपने आंसर क्लियर कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।